गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके लिए जो एल्गी लेके आई हूँ वो है उडोगोनियम। उडोगोनियम की लगभग 400 स्पीशीज़ होती हैं और उनमें से अकेले भारत में 112 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। ये एक फ्रेश वाटर एल्गा है जो कि जब यंग होता है तो किसी भी सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ होता है, किसी भी आधार से चिपक के रहता है। लेकिन जब वो परिपक्व हो जाता है तो उसके बाद ये तैरता हुआ मिलता है। और तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंड इट इज़ फाउंड अटैच्ड ऑन द सरफेस ऑफ सम हायर प्लांट्स। तो उनके ऊपर एपिफाइट के रूप में ये दिखाई देता है। अगर हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन को देखें तो इसकी क्लास क्लोरोफाइसी है, ऑर्डर उडोगोनियल्स है, फैमिली उडोगोनियसी है और जीनस उडोगोनिया में है। कुछ जातियां इसकी टेरेस्ट्रियल भी होती हैं। उडोगोनियम फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स है, इस फिलामेंटस सेल का है जो कि सिंगल फिलामेंट का बना हुआ होता है। और ये फिलामेंट्स जो होते हैं ये अनब्रांच्ड होते हैं। परमानेंट और सेमी परमानेंट वाटर बॉडीज़ के अंदर ये पाए जाते हैं। वाटर पूल्स में, परमानेंट पूल्स के अंदर, टैंक्स के अंदर, डिचेस के अंदर ये पाए जाते हैं। और इसकी जो सेल्स होती हैं उनमें सबसे ऊपर वाली सेल एपिकल सेल और द बेसल सेल जो कि जिसके अंदर अटैचमेंट डिस्क पाई जाती है, जो जो सेल कहलाती है होल्ड फास्ट। So except the hold fast and the apical cell, rest of the cells of the filament are cylindrical and they are alike. एक दूसरे से मिलती जुलती होती हैं बाकी जो इंटरकैलरी सेल्स होती हैं और सिलिंड्रिकल होती हैं। इन सारी सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है सिवाय होल्ड फास्ट के, जो बेसल सेल होती है जो कि सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच होती है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। एपिकल सेल जो होती है वो राउंड होती है, एलोंगेटेड होती है और क्लियर कट पोलैरिटी इस तरीके से हमें दिखाई देती है इडोगोनियम में। एपिकल सेल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ होल्ड फास्ट और उसके बीच में बीच वाली सेल्स। अगर हम किसी उडोगोनियम की सेल का एनलार्ज्ड व्यू देखें तो उसकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है, जिसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर काइटिन की होती है, मिडिल लेयर पैक्टिन की होती है और इनर लेयर सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। 3 लेयर्स होती हैं और सेल के जो सेंटर होता है उस सेंटर में एक बड़ी सारी वैक्यूल होती है और बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस सेंट्रल वैक्यूल इसका जो जीव द्रव्य है वो परिधीय अवस्था में परिधि की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द प्रोटोप्लाज्म फॉर्म्स अ थिन लेयर इन बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द वैक्यूल। क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो रेटिकुलेट होता है, जालिकावत होता है और मोस्ट ऑफ द स्ट्रैंड्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेल। और इसके अंदर बहुत सारे पायरेनॉइड्स होते हैं जो कि इंटरसेक्टिंग पोर्शंस पे, जहाँ हम कह रहे हैं जाल बना रहा है तो जहाँ पर जाल क्रॉस हो रहा है उस जगह पे पायरेनॉइड्स होते हैं। सो एट द प्लेस ऑफ इंटरसेक्टिंग पोर्शंस many pyrenoids are found. यूनिन्यूक्लिएट सेल्स होती हैं। न्यूक्लियस जो होता है सेल के मिडिल रीजन में होता है और क्लोरोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है।
अब हम देखते हैं इसकी ग्रोथ कैसे होती है। ये फिगर 1 में आप ये चीज़ और देख लें कि इसके अंदर कई सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको। सबसे ऊपर एपिकल सेल विच इज़ हैविंग ए कैप, उसके बाद कुछ सेल्स हैं जिनके अंदर कैप्स लगी हुई हैं, 2-3 कैप्स हैं। ये जो कैप्स हैं ये बताती हैं कि इसके नीचे वाली जो सेल है, दैट इज़ दिस सेल हैज़ अंडरगॉन डिवीजन थ्राइस। कैप्स की संख्या को गिनकर हम ये पता लगा सकते हैं कि इस कोशिका ने कितनी बार विभाजन किया। ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, रेटिकुलेट क्लोरोप्लास्ट, मैनी पायरोनाइड्स देयर। उसके बाद ये जो डायग्राम है ये मैकेंडर्स स्पीशीज़ का है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट के अंदर पाए जाते हैं। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है, दिस इज द oogoonium विच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और उसके आसपास नीचे चेन में एंथ्रीडिया हैं, दीज आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। So male and female reproductive organs in Macrandus species are found in the same filament, are close to each other and in the intercalary position. उसके बाद हम देख सकते हैं नीचे होल्ड फास्ट विच इज़ हैविंग अटैचमेंट डिस्क, और इस अटैचमेंट डिस्क में नीचे की तरफ आप देखेंगे दिस इज़ अ यंग फिलामेंट, लेकिन जब ये और मैच्योर हो जाता है तो इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं जो कि oogoonium को अटैच करने के काम, सबस्ट्रेटम पे अटैच करने का काम करते हैं। ये इसकी सेल है, ये कैप सेल्स हैं, ये सेल वॉल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, पायरेनॉइड्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी ग्रोथ कैसे होती है, ग्रोथ या हम दूसरे शब्दों में कहें कि सेल डिवीजन कैसा होता है। एक लंबा सारा फिलामेंट है, उसके एक कोशिका के अंदर विभाजन होना शुरू होता है, और इस विभाजन में क्या होता है, दिस इज द सेल विच हैज़ टू अंडरगो सेल डिवीजन। इसके अंदर जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ उसके थोड़ा सा नीचे यहाँ एक हेमी सेलुलोज की रिंग बन जाती है। अंदर की तरफ जो सेल वॉल है उसमें अंदर एक, जैसे रबर बैंड होता है ना, रबर बैंड को एक ट्यूब के अंदर हमने अंदर डाल दिया और चिपका दिया उसकी अंदर वाली भित्ति से, तो इस तरीके से अंदर एक रिंग बन जाती है, किसकी, हेमीसेलुलोज की, और ये रिंग अपने आकार में वृद्धि करती रहती है। ये देखें आप, इसमें आकार में वृद्धि हो गई, ये और बड़ी हो जाती है। जब ये बहुत बड़ी हो जाती है तो ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है दोनों तरफ से, और फिर धीरे धीरे ये खुलना प्रारंभ कर देती है, और ये खुल जाती है इस तरीके से पूरी। ये क्या है, हेमीसेलुलोज की लेयर है, जिसके बाद में इसके अंदर काइटिन का, सेलुलोज का, पैक्टिन का, इनका डिपोजिशन हो जाएगा, और ये क्या बना लेंगी, ये पूरी एक नई सेल वॉल बन जाएगी। तो पहले एक हेमीसेलुलोज का प्रोट्यूबरेंस निकलती है, या एक तरीके से रिंग हम बोले वो निकलती है, और ये रिंग धीरे धीरे आकार में वृद्धि करने के पश्चात पीछे की तरफ से ये रिंग टूट जाती है, और जब ये टूट जाती है तो ये स्ट्रेच हो जाता है। इसी के साथ साथ जो इसका केंद्रक है वो भी विभाजित होता है, और विभाजित होकर के ये केंद्रक ऊपर की तरफ मूव करता है, ऊपर के मूव करके ये इस वाली जगह में आ जाता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में केंद्रक जो था विभाजित हुआ, यहाँ विभाजित हुआ, और विभाजित होकर के ये ऊपर पहुँच गया। न्यूक्लियस एक तो नीचे रह गया, एक न्यूक्लियस ऊपर शिफ्ट हो गया, और साइमल्टेनियसली सेल डिवीजन जब हो रहा होता है तो दोनों न्यूक्लियर के बीच में माइक्रो ट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, और क्या बनता है,
बीच में एक सेप्टम का निर्माण हो जाता है। ये सेप्टम अब ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, और जब ये ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है तो ये जहाँ पर ये रिंग बनी थी उस रिंग का जो नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पर आकर के ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स इकट्ठी सेप्टम को रोक देती हैं। यानी कि जो सेंटर में माइक्रो ट्यूब्यूल्स इकट्ठी हुई, उन्होंने मूव करना शुरू किया ऊपर की तरफ, और इस रिंग की जो एंड पॉइंट है वहाँ पर जा कर के ये रुक गई, इसके ऊपर ये नहीं गई। न्यूक्लियस पहले ही पहुँच चुका है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, 2 सेल्स बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। रिंग पहले बनी हेमीसेल्यूलोज की, वो एक्सटेंड हुई, एक्सटेंड होकर के वो खुल गई पीछे वाली तरफ से, और न्यूक्लियस मूव किया इस पोर्शन में, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनी जो ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई और इस रिंग के नीचे वाले पोर्शन पर आकर के रुक गई। अब क्या होता है, ये थी सेल वॉल, यहाँ पे ये पूरी सेल वॉल थी, ये पूरी एक लंबाई में सेल वॉल है। रिंग बनी यहाँ पर, ये रिंग बनी, और फिर बाद में ये एक्सटेंड हो गई, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज लेफ्ट, ये वाला पोर्शन क्या बना लेगा, कैप। जो सेल वॉल का रिमेनिंग पोर्शन है, ऊपर वाला हिस्सा, वो एक कैप बना लेगा। उसके बाद क्या होता है, ये सेल मैच्योर होती है, उसके बाद इसमें अगर वापस डिवीजन होता है तो फिर एक कैप बन जाती है। यहाँ पहले वाली कैप के नीचे एक और कैप बन जाएगी। तो बाय काउंटिंग दीज कैप्स वी कैन फाइंड आउट दैट दिस सेल हैज अंडरगोन ट्वाइस द डिवीजन ट्वाइस। तो इस तरीके से इस सिंगल फिलामेंट की जो लंबाई है उसमें वृद्धि होती है, उसकी संख्या में वृद्धि होती है। नाउ द रिप्रोडक्शन, इस वीडियो के अंदर हम लोग वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैक्रेंडस और नेनेंड्रस दोनों तरह की स्पीशीज़ में अलग अलग होगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट अलग अलग होगा, तो वो हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करेंगे। अब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बड़ा सिंपल मेथड है, दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन। फिलामेंट है, सिंगल फिलामेंट है, वो लगा हुआ है, पानी में तैर रहा है, कोई भी आघात हुआ उससे वो फिलामेंट उडोगोनियम का अगर टूट गया, तो टूटने के बाद जो उसकी वो कई सारे हिस्सों में अगर टूट गया, तो हर हिस्से की जो नीचे वाली सेल है, बिकॉज द फिलामेंट शोज़ पोलैरिटी, तो जो नीचे वाली सेल है वो सेल होल्ड फास्ट बना लेगी, वो अपना भोजन बनाना बंद कर देगी और वो होल्ड फास्ट में परिवर्तित हो जाएगी और किसी भी जलीय पादप पे या किसी चट्टान पे कहीं पे भी चिपक जाएगी वो। और जो ऊपर वाली सेल है वो सेल कैप सेल बना लेगी और बीच वाली सेल फिर डिवाइड करेंगी किस मेथड से, जो मैंने अभी बताया, और वो नया फिलामेंट बना लेंगी। सो दीज आर द फ्रेगमेंटेशन इज द ओनली मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देन द सेकेंड इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मल्टीफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स के द्वारा होता है। इनका बनना, ज़ूस्पोर को बनना है कि नहीं बनना है, वो कैसे होता है कि ज़ूस्पोर हमेशा उन सेल्स में बनता है जिनके ऊपर कैप लगी होती है, यानी कि परिपक्व कोशिकाएं। यंग सेल जो कि कभी डिवाइड नहीं की, उनकी उनसे ज़ूस्पोर नहीं बनेगा। ज़ूस्पोर हमेशा बनेगा कैप कंटेनिंग सेल्स में। और कुछ ही कोशिकाएं जो होती हैं उनके अंदर कैप्स पाई जाती है, तो वो ही ज़ूस्पोरेंजिया बनाते हैं। इनका बनना जल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से प्रेरित होता है। When the concentration of carbon dioxide is more in water, then zoospores are formed.
इनके जब जूस्पोर बनने होते हैं तो जितना भी प्रोटोप्लाज्म है वो सब सिकुड़ करके बीच में आ जाता है। जीवद्रव्य के किनारे पे एक हाईलाइन स्ट्रक्चर बन जाती है, काचा क्षेत्र बन जाता है, और उस काचा क्षेत्र के किनारे ब्लीफेरोप्लास्ट बन जाती हैं। Blepharoplasts are certain structures which form at the base of which or which start forming flagella। तो अगर हम देखें, ये जूस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। ये एक सेल है, कैप्सेल है। इस कैप्सेल के अंदर जो सारा साइटोप्लाज्म है वो इकट्ठा हो गया और उसने एक जूस्पोर बना लिया। अब ये जूस्पोर कैसा होता है? जूस्पोर ऐसा होता है, मैंने आपको बताया, पीयर शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसमें एक कोने पे एक हाईलाइन एरिया बन जाता है। और इस हाईलाइन एरिया के अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो, या हम इसका बड़ा डायग्राम बनाएं, अगर ये स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पर एक हाईलाइन स्ट्रक्चर बन गया लेंस शेप्ड, और इस पर लाइन से कुछ ब्लीफेरोप्लास्ट बन जाते हैं पूरे रिंग में। ये डायग्राम हमको पीएच शेप्ड दिखाई दे रहा है। इट इज़ अ राउंड स्ट्रक्चर। और अगर हम इसका 3 डायमेंशनल व्यू देखें तो नाशपाती के आकार की ये जूस्पोर होता है, जिसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर एक रिंग बन जाती है, और इस रिंग में यहाँ पर ब्लीफेरोप्लास्ट दिखाई देते हैं। हर ब्लीफेरोप्लास्ट से फ्लैजिली निकलती हैं और इस तरीके से ये कशाभिक हो जाता है। आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत सारी फ्लैजिली दिखाई दे रही हैं। अब क्या होता है कि ये टूटता है एक तरफ से, और इसमें बहुत सारे, ये हर एक सेल से एक जूस्पोर बाहर निकलता है। ये जूस्पोर पानी में कुछ समय तैरने के बाद में अपने फ्लैजिला गिरा देता है। ये नीचे वाली सेल होल्ड फास्ट में परिवर्तित हो जाती है। ऊपर वाली जो पोर्शन है, यहाँ पर एक सेप्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। सेप्टम का ऊपर वाला पोर्शन है वो सेल डिवीजन करके एक फिलामेंट बना लेता है। सो दिस इज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ जूस्पोर। और एक सिरे पर कशाभिकाओं के बनने की जो प्रक्रिया होती है, दिस स्ट्रक्चर is known as स्टेफेनोकॉन्टिन। ये जो बहुकशाभिकी स्ट्रक्चर है इसको हम स्टेफेनोकॉन्टिन कहते हैं। किसको? ये जो एक सब टर्मिनल पोजीशन पे ये जो रिंग बनती है, दिस इज कॉल्ड एज स्टेफेनोकॉन्टिन। अब जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो एकाइनिड्स का निर्माण होता है या एप्लेनोस्पोर्स बनते हैं। ये एकाइनिड्स ब्राउनिश रेड कलर के होते हैं। इनके अंदर प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ होता है, और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये एकाइनिड्स 10 से 40 स्पोर्स के अंदर बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों के अंदर तो एक कैप्सेल से एक जूस्पोर बनेगा, जबकि प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी तो एक सेल के अंदर बहुत सारे
10 से 40 एकाइनेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब अनुकूल परिस्थितियाँ वापस आती हैं तो हर एकाइनेट जो होता है वो एक नया फिलामेंट बना लेता है। एकाइनेट्स के अंदर भरपूर मात्रा में ऑयल मौजूद होता है जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों को में जीव द्रव्य को जीवित रखने के या उसकी श्वसन की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए जिम्मेदार होता है या जारी उसको जीवित बनाए हुए रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैक्रेंडस और नेनेटस स्पीशीज़ में हम लोग अपने अलग वीडियो में करेंगे। थैंक यू।